नाज़रीन आदाब, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डीडी का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के हर शुमारे में हम बड़े अहम मौजूओं पर बात करते हैं। अहम टॉपिक्स होते हैं जिन पर डिस्कशन होते हैं, और कभी कभार हम किसी स्कीम पर बात करते हैं तो कभी किसी महकमे की कारकर्दगी पर बात की जाती है। हालांकि आज आपने हमारे स्क्रीन पर देखा ही होगा, लिखा हुआ है कि हम आज बात करेंगे पावर सिनेरियो इन जे.एंड.के। इस पर बात होगी, खासकर कश्मीर की हम बात करेंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा स्कीम की बात चली है, एमनेस्टी स्कीम। ये क्या है, इससे क्या फायदा होगा एक आम सारिफ को, और बिजली के हवाले से बात होगी कि अब सर्दियां शुरू हो रही हैं तो हमारी बिजली का सिनेरियो कश्मीर में क्या है, इस पर बात करेंगे। और इन सभी बातों पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है जनाब जावेद यूसुफ डार साहब को, जो कि चीफ इंजीनियर हैं KPDCL के, जी हाँ, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। जैसा साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया इस प्रोग्राम बुलाने के लिए। जैसा सबसे पहले जानना चाहेंगे, आजकल हर किसी की जुबान पर है एमनेस्टी स्कीम। सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे, स्कीम है क्या? ये काफी सोच विचार के बाद ये गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम लाई है और लॉन्च की है जी। देखा गया है पिछले कई सालों से कि एक जो सार्फिन कुछ हैं वो सालों साल से अपनी जो बिजली के बिल है वो उनकी अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से काफी उनके अमाउंट्स एक्यूमुलेट हुए हैं जी। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये सरकार ने स्कीम लॉन्च की है। क्योंकि ये स्कीम के मुताबिक जो 31 मार्च 2022 तक का जो बिल है जी, उस बिल के दो कंपोनेंट है। एक तो जो उसका मूल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जी, और एक सरचार्ज है। सरचार्ज में ऐसे कहूंगा, जो भी सारिफ एक बिल नहीं भर पाता है जी, अगले महीने उस अमाउंट पे 1.5% का एक आप इंटरेस्ट कहिए या सरचार्ज चढ़ जाता है। तो ये धीरे धीरे ये काफी एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है, जिसे हम आम जुबान में लेट फीस कहें। एग्जैक्टली, लेट फीस सरचार्ज जी। सो ये वक्त के साथ साथ ये काफी बढ़ जाता है जी। सो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि वो अपनी जो उनके बकाया जाते हैं उसकी अदायगी कर सकें, तो सरकार ने ये स्कीम लाई है। तो इस स्कीम के मुताबिक सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी अदायगी करनी होगी। और इसको भी इस बार, क्योंकि पीछे भी वक्तन फौक्तन कुछ एमनेस्टी स्कीम्स आई हैं, लेकिन उसमें अदायगी के एक लिमिटेड एक टाइम पीरियड होता था, 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में ये क्लियर करना होता था। तो उसमें भी कुछ लोगों को जिनकी इक्तिसादी हालात शायद उतने अच्छे नहीं होते थे, वो इसका फायदा नहीं उठा पाते थे। तो इस बार इसको लोगों के लिए काफी आसान बनाया गया है। तो इसमें मैक्सिमम 12 किस्तों में अदायगी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लीजिए 36,000 बनता है, आफ्टर वेविंग ऑफ जो उसका जो सरचार्ज है उसका 100% उसकी माफी होगी। जो 36,000 को वो 12 किस्तों में पे कर सकते हैं, यानी कि उनकी माहाना किस्त 3,000 की बनेगी। तो इसका बिल उनको अलग जाएगा। सो इस जो इनका ये एमनेस्टी स्कीम का एक बिल अलग से जाएगा, और जो उनकी रूटीन की जो उस माह की बिल है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि वो 1,000 रुपए की है, वो अलग से जाएगी। लेकिन एक सारिफ को ये दोनों बिल की अदायगी करनी पड़ेगी, यानी कि जो उनका एमनेस्टी स्कीम का 3,000 वाला बिल और जो रूटीन जो नॉर्मल में 1,000 का बिल है, ये उनको जरूरी अदा करना होगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बिजली काट दी गई है, सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट ने बिजली डिस्कनेक्ट कर दी है। जिनकी बिजली डिस्कनेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स, काफी सारा अमाउंट एक्यूमुलेट हो गया है, पेमेंट नहीं हो पाया, उनके साथ क्या किया जाएगा? मुझे लगता है इतने बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स नहीं होंगे जिनकी मतलब नॉन पेमेंट की वजह से कटे होंगे, बट उसमें रूल्स एंड नॉर्म्स हैं। जो भी हमारा टैरिफ कहता है उस हिसाब से उनके साथ वो वसूलियाबी होगी और उनकी बिलिंग उस हिसाब से होती है। तो मीनवेल क्या उन्हें बिजली का कनेक्शन वापस दे दिया जाएगा? अगर वो आगे आएंगे, और जो इसमें बेसिकली क्या करना है, जो एमनेस्टी स्कीम को अवेल करने के लिए कुछ लवाजमात है। जो एक सारिफ है उसको हमारे सब डिवीजन आना होगा, वहाँ एक फॉर्म है, उस फॉर्म में उनको पता चलेगा कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, वो दर्ज होगा। फिर कितनी इंस्टॉलमेंट्स में, 12 तो मैक्सिमम जो किस्तें हैं वो हैं, बट एक अगर कंज्यूमर चाहे वो उससे कम में भी क्लियर कर सकते हैं, एक में भी क्लियर कर सकते हैं, 2-3 जैसे उनको आसानी होगी। सो वो उनको एक डिक्लेरेशन फॉर्म में इस पे साइन होगा, ही विल बिकम अ पार्ट ऑफ द एमनेस्टी स्कीम। सो उसके बाद इनको बिल मिलेंगी,
लेकिन हमने कंज्यूमर की सहूलियत के लिए एक ऑनलाइन भी इसमें ऑप्शन रखा है, उनको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा एक बिल सहूलियत ऐप है जिसके जरिए काफी सार्फिन ऑनलाइन अपने पेमेंट्स करते हैं, उस पर भी ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है। और इसके अलावा हमारा kpdcl.jkpdd.net एक साइट है, उस पर भी ये ऑनलाइन फॉर्म मुहैया है, तो उसके जरिए भी ये फॉर्म भर सकते हैं और इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। ये जो पैसों की अदायगी है, ये जो पुराना अमाउंट क्लियर करना है, क्या ये वैसे ही करना है जैसे दफ्तर आए, वहां से एक बिल लिया, उस पर स्टैंप डलवाई, फिर बैंक गए, फिर अदायगी हुई, या फिर ये ऑनलाइन भी भरा जा सकता है? ये बिल्कुल ऑनलाइन भी, दोनों ऑप्शन है। जो नॉर्मल बिल के लिए आपके ऑप्शन है कि या तो आपको बैंक पे जाके पेमेंट करनी है या ऑनलाइन का ऑप्शन रहता है, इसमें भी वो दोनों ऑप्शन है वो अवेलेबल रहे हैं। सारिफ अपनी जैसे उनको सहूलियत होगी उस हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। बैंक एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल बैंक एक्सेप्ट करेगा। हमने जेके बैंक के साथ ऑलरेडी बात कर रखी, दे आर ऑन बोर्ड। तो जैसे मैंने कहा, 2 बिल्स जाएंगी, एक में एमनेस्टी बिल लिखा होगा और दूसरा एक नॉर्मल बिल होगा। तो एक सारिफ जब बैंक पे जाएंगे, द बिल्स विल बी एक्सेप्टेड। जी, बहुत सारे लोग हमसे बात करते हैं और बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल भी पूछे कि जो लोग बीपीएल या बीपीएल से नीचे वाली कैटेगरी, AYY जो कैटेगरी हमारी आती है, उसमें फॉल करते हैं, जिन्हें सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट है कि उसमें फॉल करते हैं, क्या उनके लिए कोई रिलैक्सेशन रहेगी इसमें? जी नहीं, ऐसा जो हमारा टैरिफ ऑर्डर है, जो जिसके हिसाब से हमारी बिलिंग होती है, उसमें ऐसे बीपीएल या AYY की कोई कैटेगरी अलग नहीं है। हाँ, जो जैसे अगर कोई मीटर कंज्यूमर है तो उसके जो पहले कुछ 100 यूनिट हैं उसके जो रेट्स होते हैं वो कम होती हैं, जो उसके बाद कुछ 200 यूनिट होते हैं तो उसकी थोड़े ज्यादा होते हैं, तो उस जिम्मन में है कुछ रियायत है। बट एज सच जो कैटेगरीज हैं बीपीएल या AYY, ये टैरिफ में डिफाइंड नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ एमनेस्टी स्कीम की बात चल रही है और दूसरी तरफ बात चल रही है हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर्स की। ये स्मार्ट मीटर क्या है, क्यों लगाया जा रहा है, इससे एक सारिफ को क्या फायदा होगा, इस पर बात करें। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है जी, सो ये लाजिम हो जाता हम पे कि इसका फायदा उठाएं। अब अगर हम यही देखें कि मोबाइल फोन को आए हुए कितने साल हो गए, सो मोबाइल फोन में भी हमने देखा नए नए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आए और आजकल लगभग मुझे लगता है बेशतर लोग, मैं कहता हूँ 90% लोग तो अब स्मार्टफोन यूज करते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन में जो टेक्नोलॉजी उसमें काफी सारी फैसिलिटीज हैं, मतलब यू आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड थ्रू द स्मार्टफोन। इसी तरह से मीटर तो कन्वेंशनल भी है इन टर्म्स ऑफ कि ये कितनी एनर्जी रिकॉर्ड करेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक मीटर है या जो स्मार्ट मीटर है, जो एनर्जी पुराना मीटर रिकॉर्ड करेगा वही ये भी करेगा, मतलब तराजू के हिसाब से ये एक जैसे हैं। बट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज एन अपग्रेड। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि जो कन्वेंशनल मीटर है, इसकी रीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए हमारे लाइनमैन और मीटर रीडर हजरात हर महीने के आखिर में घर घर जाते हैं, पोल के साथ सीडी लगाते हैं, मीटर नोट करते हैं, फिर इसको एक फॉर्म में भर के अपने सब डिवीजन में देते हैं। सब डिवीजन में एक कंप्यूटर में ये पंच होता है, फिर ये हमारा जो बेन्ना में डाटा सेंटर है वहां पे सर्वर पे चली जाती है और एक बिल जनरेट हो जाती है। यानी कि काफी इसमें जो ह्यूमन फैक्टर आ जाता है, और ह्यूमन फैक्टर में एक तो टाइम फैक्टर आ जाता है, काफी लोगों को काफी काम करना पड़ता है और इसमें गलतियां होने का अंदेशा रहता है, जिसकी वजह से हमें कभी कंप्लेंट्स भी आ जाती हैं सार्फों की वजह से, जी नहीं मेरा बिल ज्यादा है, वो है, मैंने इतना कंज्यूम नहीं किया है। तो ये सारा जो है दिस इज टेकन केयर ऑफ बाय द स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी, जिसमें कि मीटर हमारा डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है हमारे सर्वर जो बेमना डाटा सेंटर में है। तो आपके जो रीडिंग है वो सीधा मीटर से जाके सर्वर में जाएगी और ऑटोमेटिकली एक बिल जनरेट होगा। तो इसमें सारा जो एक ह्यूमन एलिमेंट है वो निकल जाता है और गलतियां होने के काफी कम चांसेस हैं, बहुत कम। और इसके लिए अलावा सारिफ को भी एडवांटेजेस हैं। हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन में एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं। सो ये जो ऐप है ये स्मार्टफोन पे सार्फिन के लिए अवेलेबल रहेगा। सो उस ऐप के जरिए यह अपनी कंजप्शन लाइव देख सकते हैं कि मेरा कितना लोड चल रहा है या मेरे पिछले दिन की कंजप्शन क्या है। सो ये कंज्यूमर के लिए काफी अच्छा फीडबैक है। अगर उनको लगता है कि मेरा कंजप्शन ज्यादा है तो दे कैन रेगुलेट देयर यूजेज ऑफ लोड, कि मेरा शायद बिल इस महीने ज्यादा आएगा, तो उस हिसाब से वो अपना लोड कम कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा है और डिपार्टमेंट में तो इसमें गेन्स है ही हैं, हमारे लिए काफी पॉजिटिव्स इसमें है कि हमारे स्टाफ पे जो वर्किंग लोड है वो कम हो जाएगा और एक जो कंज्यूमर का रिडर्सल का है
और उनको फैसिलिटेशन का है वो काफ़ी अच्छा होगा। इस पर और भी बात करेंगे, इस पर कुछ सवाल मेरे जहन में और भी हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, आइए कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ कराइए। मैं मंजूर अहमद हूँ, मैं बटमालू श्रीनगर से बोल रहा हूँ। मंजूर साहब सवाल पूछे अपना। सवाल मुझे है कि हम क्वार्टर में रहते हैं यहाँ श्रीनगर बटमालू में। जी, जिस वक्त ये सर्दी का मौसम होता है तो उस वक्त जब पावर की कटौती होती है तो हमें बराबर बिल आते हैं और बोलते हैं आपको फ्लैट रेट लगेगी। हालांकि उसके हमको मीटर भी है, रीडिंग भी उस वक्त कम आती है, लेकिन हमें बोलते हैं आपको फ्लैट रेट लगेगी। वो तो पीछे से कटौती होती है तो हम क्या करेंगे उस बारे में? जी, हम बटमालू से बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब कॉल करने के लिए। जवाब सुन लीजिए आप चीफ साहब से। चीफ साहब, ये एक सवाल मैं समझ गया, ये स्पेसिफिक एक कुछ इंस्टेंसेस हैं। खैर इसका जो राब्ता वो और किसी इशू के साथ भी है कि लोग जो मीटर्ड होते हैं उसमें से कुछ जो कंज्यूमर्स हैं वो मीटर की रीडिंग कम करने के लिए दे समटाइम्स इंडल्ज इन हुकिंग, जिसकी वजह से जो उनका बिल का रीडिंग है वो काफ़ी कम आता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए कभी हम मजबूर हो जाते हैं कि एक मिनिमम एक फ्लैट रेट बिल जनरेट कर लें। बट दिस विल आल्सो गेट टेकन केयर ऑफ, जो मैंने कहा स्मार्ट मीटर। जब स्मार्ट मीटर लगेगा तो उसमें तो कोई ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं है। जो उसका मीटर का रीडिंग जो मर्जी हो, चाहे सिफर ही क्यों ना हो, वो ऑटोमेटिकली सर्वर में जाएगी और सर्वर एक ऑटोमेटिक बिल जनरेट कर लेगा। सो ये एक फॉरवर्ड मूविंग सिस्टम है, स्टेप है, एक रिफॉर्म ओरिएंटेड ये स्टेप है। तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी फैसिलिटी कंज्यूमर्स के लिए। जय साहब, जहां हम देख रहे हैं एक तरफ हम स्मार्ट मीटर्स की बात कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हालांकि हमने बहुत जगह स्मार्ट मीटर्स लगा भी दिए हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं, चल भी रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे पास बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां आज भी एलटीज या एचटीज नेकेड हैं। तो स्मार्ट मीटर लगने से पहले आपको नहीं लगता पहले वो एलटीज या एचटीज को हमें चेंज करना चाहिए था? बिकॉज वहां पर एक बार फिर से ऑप्शन बनता है स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी हुकिंग हो सकती है, उस पर क्या कहना? आपने ये बहुत बेहतरीन सवाल किया और इनफैक्ट हमारा फोकस इसी चीज पर है जी। अभी फिलहाल मैं स्मार्ट मीटर की बात करूं तो फेज 1 में हमने करीब 56,000 मीटर लगाए हैं। ये मतलब श्रीनगर के काफी इलाके हैं, पीरबाग है, जवाहर नगर है, संत नगर है, रावलपुरा है, सोरा है, जुकुरा है या निशात साइड है, तो वहां पे ये मीटर लगाए हैं। फेज 2 में हमारे 3 लाख मीटर और लगेंगे। उसमें से पहले 1.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है और उस पर भी काम शुरू हुआ है। अब जो केबलिंग की बात आप कर रहे हैं, हमने जो पीछे कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स आई थी, चाहे आरएपी डीआरपी आया था या आईपीडीएस आया था या एक स्पेशल एक पैकेज आया था पीएमडीपी का इस जम्मू कश्मीर के लिए, उसके अंडर हमने काफी जगह जो एलटी एरियल बंच केबलिंग लगाई है, इंसुलेटेड केबल्स हैं। उससे 2 फायदे हैं। एक तो ये फायदा है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि इसमें मतलब हुकिंग का काफी प्रिवेंशन है। इसके साथ साथ सार्फिन के लिए भी फायदा है कि जो इसमें फॉल्ट्स का अंदेशा काफी कम होता है, शॉर्ट सर्किट के काफी कम चांसेस रहते हैं। और हमने ना सिर्फ एलटीए भी लगाई, लेकिन इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स काफी सिस्टम में ऐड किए। वो ट्रांसफॉर्मर्स कंज्यूमर के नजदीक गए, तो उसमें जो शिकायत रहती थी कि भाई वोल्टेज के इश्यूज हैं, खासकर सर्दियों में वोल्टेज कम रहती है, तो वो काफी हद तक वो इश्यूज रिड्रेस हो जाएंगे। तो उसमें कंज्यूमर की वोल्टेज भी इंप्रूव हो जाएगी और जो रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। तो हमने काफी एरियाज में ये एलटीए भी लगाई है और ये आगे भी जो आने वाले जो कुछ स्कीम्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसमें भी ये जारी रहेगा। तो आप देखेंगे अगले 3 साल में शहरी श्रीनगर में और बाकी भी काफी जो इलाका हैं उनमें एक तो एलटी एरियल बंच के बिलिंग करीब 100% होगी और स्मार्ट मीटर्स भी कवरेज 100% होगा। जैसे हम लोग एक पहाड़ी इलाके में रहते हैं, यहाँ के मौसमी हालात बड़े अजीबोगरीब रहते हैं। कभी हवाएं होती हैं तो कभी बिन वक्त बरसात भी और बर्फ भी हो जाती है। हमने पीछे भी देखा है, 1-2 साल पीछे हमने देखा कि नवंबर में ही बर्फ होगी, जबकि पेड़ों की कटाई नहीं हुई थी, तो पत्ते पेड़ों पे थे। जब बर्फ हुई तो वो टूट के तारों पे गिरे और तारे गिर गई और तकरीबन पूरे शहर श्रीनगर की बिजली गुम हो गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जो केबलिंग हम कर रहे हैं पोलों पर, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता था कि हम अंडरग्राउंड चलाएं और अंडरग्राउंड की वजह से हमारी जो इश्यूज आते हैं, बर्फ गिरने की वजह से तार कट गई या पेड़ की कोई टहनी कट के गिर गई उसकी वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता था कि इन्हें अंडरग्राउंड रखा जाए?
ये तो आइडियल सिस्टम तो वुड हैव बीन अंडरग्राउंड, लेकिन अंडरग्राउंड जो नेटवर्क्स हैं, केबलिंग है, वो उसमें काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। तो वो एक इशू है कि फंडिंग के इश्यूज हैं उसमें। दूसरा है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है शहर श्रीनगर की या बाकी टाउन्स है, ये प्लान डेवलपमेंट नहीं हुई है। यहाँ पे हमारे जो आपको देखते हैं हर जगह लेन्स बाय लेन्स काफ़ी नैरो हैं, उसमें गाड़ियों ने भी चलना है, उसमें हमारी सीवरेज की भी लाइन चलनी है, उसी में पानी का सिस्टम भी चलना है। तो हमें राइट ऑफ वे नहीं मिलता है कि जिसमें हम अंडरग्राउंड केबलिंग कर पाएंगे। लेकिन कुछ इलाके हैं जहां पे जो स्मार्ट सिटी, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पे जैसे लाल चौक, बंड और कुछ और एरियाज हैं, वहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट के अंडर कहीं कहीं पे ये अंडरग्राउंड केबलिंग हो जाएगी। लेकिन जो आपने शुरू में कहा कि जो सरमा में बर्फ की वजह से काफ़ी जगह डिसरप्शंस होती हैं बर्फबारी की वजह से, तो हमने पिछले साल में इसमें इन एंटिसिपेशन पहले इकदाम उठाए हैं। इस साल भी हम आजकल 33 केवी और 11 केवी की जो लाइंस हैं उसमें शटडाउन्स ले रहे हैं, क्योंकि अभी मौसम खुशगवार है, तो पावर इंटरप्शन भी अगर हो जाता है तो मैनेजेबल है। सो इंशाल्लाह 15 से 20 अक्टूबर तक हमारी जो ये सारी जो शाख तराशी की जो कार्रवाई रहेगी वो मुकम्मल होगी। और उससे क्या फायदा होगा कि अगर आगे चल के बर्फबारी भी होती है तो डिस्ट्रप्शन मिनिमाइज हो जाएंगे। बाकी बर्फबारी में इशू क्या रहता है कि बेसिकली शायद टहनियों से उतना नहीं है कि पेड़ लाइनों के ऊपर गिर जाते हैं, जैसा आपने देखा होगा आप कई बार अपने बुलवार्ड पे बिल्कुल काफी, या इवन वो हवा जब काफी तेज चलती है तो पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं। सो दैट इज वी आर हेल्पलेस देयर, क्योंकि हर जगह पेड़ हैं। कश्मीर खूबसूरत जगह है, अपने पेड़ों की वजह से ये खूबसूरती है। सो वी कैन डू अवे विद देम, सो वी हैव टू लिव विद देम। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि इट बिकम्स मैनेजेबल, और बर्फबारी जब होगी द डिसरप्शंस विल बी मिनिमल। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो तारुफ, वालेकुम अस्सलाम, तारुफ कराइए। अली मोहम्मद पंडित जोहरा। अली मोहम्मद पंडित साहब सवाल पूछें। वालेकुम सलाम, शुक्रिया तो आज उनमें चीफ इंजीनियर साहब तो आज वो बच्चे प्रोग्राम अहनस आज उमरान में जहनस में सवाल अहनस कि इधर नई लाइसर मीटर लागिन अहनस आप एतराज कहीं, मगर आप चीज में बात यह पन सोच पो तक मगर बह कर सवाल ये मसान राशन चंदन पे दिवान अत मे आइडेंटिफाई करमित मसान कमर या कहें तो या मजूर कोठिस पे ये मीटर लगे सारे कि लगे मसान गवर्नमेंट तुमल किलो या बाकी चीज दिवान या नफर तम बुढ़ जुन दसात या लम दजान। हालांकि ये बसान क्या घर तम लब जलम तम लगे यह मीटर या बोड़ मुलाजिम थी बोड़ कारबार तमिस लगे सह मीटर तीन खत थोमुत यमो कह यह जहनस मज सवाल उभरान। बाकी को पता मीटर रोजना कामयाब न रोजना कामयाब मे वो 50 वरिय पे वुचान तो अत यह सवाल उभरान। पंडित साहब तुम सड़क सड़क शुक्रिया तुम कॉल कर बापत तो सवाल तक जवाब बुझू तुम आपका सवाल तो समझ लिया। जी जी देखिए उन्होंने कहा बीपीएल और एएवाई की बात की। सो बीपीएल और एएवाई ये राशन कार्ड पे जाते हैं, वहां पे चावल मिलते हैं, लेकिन चावल भी तोले जाते हैं। बिल्कुल ये ऐसा नहीं कि बिना हिसाब के वो किसी को भी मिलते हैं। तो हर जगह एक मेजरमेंट का एक उसूल है। बिल्कुल सही कि आप चाहे वजन के हिसाब से या और किसी पैमाने पे ये करते हैं, इसी तरह से तोल के देना है। सो इसी तरह बिजली भी जो भी तोल के देना है, तो तोलने के लिए जो आला है वो मीटर है। और इन्होंने कहा कि कहीं पे सिर्फ एक बल्ब चलता है या 2 बल्ब चलते हैं, सो मीटर तो उतनी कंजप्शन दिखाएगा। अगर जिसका इस्तेमाल कम है तो उनका बिल, उनका रीडिंग भी कम आएगा और उनकी बिल भी उस हिसाब से बहुत कम आएगी। सो मुझे लगता है इसमें दिक्कत कोई नहीं है। दूसरा एक होता कि जो एआईवाई जो काफी मतलब सोसाइटी में है, जो गरीब तबका है, उसके लिए ऑप्शन रहता कभी कि कई सरकारें उनके लिए एक स्पेशल पैकेज देते हैं, मतलब या सब्सिडाइज करते हैं, कुछ करते हैं, वो ऑप्शन ओपन है। अगर कभी कभार सरकार ऐसे जो तबके हैं उनके लिए कोई स्कीम अनाउंस करेगी तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अभी जो है नए मीटर्स लग रहे हैं, क्या ये नए मीटर्स का कोई भी असर या कोई भी रकम एक सारिफ को पे करना है?
जी नहीं, ये टोटली जो अभी लग रहे हैं ये तो पीएमडीपी में लग रहे हैं, 100% फंडेड है। सो आगे चल के भी सार्फ को इसमें कोई पेमेंट नहीं होगी, ये सरकार की तरफ से और कॉर्पोरेशन की तरफ से लगेंगे। और आगे चल के बेसिकली ये ऑल ओवर इंडिया लग रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं, ये पूरे मुल्क में लग रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको पता हमारा मुल्क मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में आ रही हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और पावर सेक्टर में क्योंकि रिफॉर्म की काफ़ी ज़रूरत है ताकि जो लॉसेज हैं इस सेक्टर में उसको कम कर लें और इनको कमर्शियली और फाइनेंशियली वायबल कर लें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मीटरिंग कंप्लाइंट मीटरिंग हो। तो उस सिलसिले में तो यहाँ पे भी हमारा यही प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको कहा 56,000 मीटर लग चुके हैं, दूसरे फेज में 3 लाख और लगेंगे जिसमें 1.5 लाख का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है। और एक और स्कीम हमारी आगे जाके RDSS आ रही है, उसमें जो बाकी करीब 6.5 लाख मीटर हैं वो अगले 3 साल में उसमें लगेंगे। सो अगले 3 साल में आप देखेंगे विल हैव 100% कवरेज ऑफ स्मार्ट मीटर्स थ्रू आउट J&K। इस पर हम बात करेंगे, जो आपने RDDS की बात की इस पर हम बात करेंगे। आपने बात की मीटर्स की ये सरकार की तरफ से फिलहाल एक स्कीम के तहत लग रहे हैं। अगर कहीं पर किसी भी जगह एक मीटर चलते चलते खराब हो गया या चलते चलते, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, या जल गया या नुकसान हो गया मीटर का, तो वो जो रिप्लेस होगा मीटर तो वो सारिफ को करना है या डिपार्टमेंट देखेगा? इट विल डिपेंड ऑन, मतलब अगर किसी सारिफ की कोताही की वजह से डैमेज हो गया देन द कॉस्ट विल हैव टू बी बोर्न, मतलब उसको जो उसका पेमेंट है वो सारिफ को करना होगा। अगर नॉर्मल यूजेज में कोई खराब हो जाता तो इट विल बी रिप्लेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, अभी तक ये मीटर हिंदुस्तान के किस किस शहर में लगे हैं और वहां का आपने अभी तक अगर फीडबैक लिया है तो वो कैसा था? ये काफ़ी रियासतों में लगे हैं, असम में लगे हैं, गुजरात में लगे हैं, दिल्ली में लगे हैं, महाराष्ट्र में लगे हैं। तो ये हर जगह, मतलब दिस इज अ पीपल फ्रेंडली इनिशिएटिव, क्योंकि काफ़ी सहूलियत लोगों को आ जाती है। जैसे मैंने कहा इसमें एक ऐप आ जाता है, सो कंज्यूमर अपना जो कंजप्शन है वो खुद जांच सकता है, देख सकता है, और उसी के हिसाब से जो उसका इस्तेमाल है बिजली का वो रेगुलेट कर सकता है। और इसमें आगे चल के मुझे लगता है अगले महीने भर में हम इसका प्रीपेड एक वर्जन भी लॉन्च कर रहे हैं। सो जैसे आप देखते हैं मोबाइल फोन में हम प्रीपेड पहले चार्ज करते हैं, फिर डिपेंडिंग ऑन यूजेज कैसे हम इस्तेमाल करते हैं हमारा वो ये होता है, या जो हमारे डिश टीवी है उसमें भी प्रीपेड हम पेमेंट करते हैं। सो इसमें भी वो एक ऑप्शन आएगा। सो जो सार्फिन चाहें तो इसका प्रीपेड वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस हिसाब से अपनी जो बिजली का इस्तेमाल है वो रेगुलेट कर सकते हैं। ये प्रीपेड कंपलसरी होगा या फिर ये एक ऑप्शन होगा? ये अभी इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, आने वाले दिनों में ये जैसे क्लैरिटी आ जाएगी वैसे हम सार्फिन को इसके बारे में बताएंगे। इस पर और भी बात करेंगे। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, ये कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, तारुफ कराइए अपना। हेलो हेलो, अपना तारुफ कराइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अपना तारुफ कराइए। जनाब ठीक हूँ, जनाब राजपुरा काल न्यू कालनी नाव वजू पनुन गड़ करियो तुम पन्ने टीवी आवाज करियो तुम बंद गड़ टीवी च आवाज से बंद तम पत प्रिसू सवाल। हेलो हेलो, टीवी च आवाज करियो गड़ बंद तम पत प्रिसू सवाल पनु। हेलो जनाब। हेलो, ये हेलो, कॉल में कुछ डिस्टर्बेंस है, मैं माफी चाहूंगा, कॉल क्लियर नहीं आ रहा है तो दोबारा मिला लें फिर आपसे बात हो जाएगी। हम बात कर रहे थे ये स्मार्ट मीटर्स हैं अब जो लग गए हैं, अब आप अभी क्लियर नहीं है ये प्रीपेड रहेगा या पोस्टपेड में भी इसमें सहूलियत होगी। कश्मीर ठंडा इलाका है, सर्दियों में बहुत ज्यादा शिद्दत की ठंड पड़ती है और यहां पहले जमाने में राशन घाटों से लोगों को लकड़ी भी मिलती थी, मिट्टी का तेल भी मिलता था, कोयले भी मिलते थे, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। अगर उस चीज को हमने बंद कर दिया है, कुछ सारिफ ऐसे भी हैं जैसा कि अभी भी फोन पे आया था कि एक घर में एक अकेला बुजुर्ग रहता है और उसका किसी पेंशन पर उसका खर्चा चल रहा है, किसी जमाने में वो कहीं मुलाजिम रहे होंगे या कुछ ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। अब उनके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, सर्दियों में वो सरवाइव करें तो कैसे करें? देखिए सर्दी सिर्फ कश्मीर में स्पेसिफिक नहीं है। आप देखिए हमारी जो साथ में जो रियासत हिमाचल है जी,
वहाँ पे भी बराबर की ऐसी ठंड है, वहाँ सर्दियाँ हैं, बर्फबारी होती है। उत्तराखंड ऐसा ही एक इलाका है, या आगे चल के आप देखिए सिक्किम है। सो ये ऐसा नहीं कि ये स्पेसिफिक है कश्मीर के बारे में, या अब जो दुनिया भर में शायद हमसे भी इलाके हैं जो हम यहाँ से भी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो बिजली की एक्चुअली जो इस्तेमाल है वो इंसान को जैसे उसके इकोनॉमिक कंडीशन है वैसे इस्तेमाल करनी है। और हीटिंग के लिए आजकल या जो कुकिंग पर्पस के लिए आइडियली एलपीजी गैस इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा पावर सेक्टर में इन अ वे आप कह सकते हैं कि जो कुछ परेशानियां हैं वो इस वजह से भी हैं कि यहाँ पे जो क्रूड जो गैजेट्स हैं, चाहे हीटर हो या बॉयलर हो, उसकी वजह से भी है। नहीं तो अगर देखें कि जो जायज़ जो लोगों का यूजेज है अगर उसके हिसाब से इस्तेमाल हो तो मुझे लगता है हम सर्दियों में भी 24 घंटे बिजली दे पाएंगे। लेकिन क्योंकि जहाँ यहाँ पे इस्तेमाल जो क्रूड जो ये हीटिंग है फॉर कुकिंग जो इस्तेमाल होता है या जो बॉयलर्स का इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत ये हमें कटौती करनी पड़ती है, थोड़ा ये जो सिचुएशन अराइज होती है सर्दियों में। सो मेरी इस प्रोग्राम में इनफैक्ट लोगों से दरख्वास्त होगी कि जो ये क्रूड हीटिंग जो एलिमेंट्स हैं इनका इस्तेमाल ना कर ले। फॉर एग्जांपल अगर पानी तो खैर गर्म करना है, उसमें बॉयलर की जगह, एक तो बॉयलर का उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा जाता है, करीब करीब 100 लीटर या उससे भी कभी कभी 200 लीटर की स्टोरेज होती है। फिर उसमें एक क्रूड हीटर होता है, सो उसको पानी को गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता होता है। उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें जो गीजर्स आते हैं आजकल, एक तो वो 50 लीटर का होता है, देन ISI मार्क हीटर होता है, देन वो इंसुलेटेड होता है। उसके बाद उसमें थर्मोस्टेट होता है कि एक टेम्परेचर जैसे 60 से 70 डिग्री पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। उसके बाद जो हमारा ये बॉयलर है ये पूरी रात चलता रहता है, उसमें आधा पानी भाप में भी तब्दील हो जाता है। और जब लाइट चली जाती है, अगर 2-3 घंटे का कट हुआ तो इसका टेम्परेचर पानी का ऑटोमेटिकली काफी नीचे आ जाता है। फिर दोबारा इसको गर्म करने काफी बिजली की जरूरत पड़ती है। इसके बरक्स जो आजकल गीजर्स आते हैं एनर्जी एफिशिएंट आते हैं, एनर्जी स्टार रेटिंग उनकी होती है, तो दैट इज अ फार मोर एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग इट। और जो हम क्रूड जो हीटर्स यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, मेरी गुजारिश है कि उसका भी इस्तेमाल ना करें। उसके अगेंस्ट आपके एलपीजी है या मतलब राइस कुकर्स हैं, अगर चावल पकाने के लिए वो एक अच्छा एक आला है। और लोगों को जो उनका एग्रीमेंट है, जो लोड रजिस्टर्ड है डिपार्टमेंट के साथ, उसी के मुताबिक एक्चुअली उनको यूजेज करनी है। लेकिन उसके बरक्स क्या होता है कि लोग तिगना चौगना इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये सर्दियों में परेशानियां होती हैं। एक तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का डैमेज रेट काफ़ी बढ़ जाता है उसकी वजह से, और क्योंकि यूजेज काफ़ी ज़्यादा होता है उसी वजह से जो वोल्टेज के इशूज़ होते हैं, मेजर कॉज वही है क्योंकि जो इस्तेमाल जो बिजली का होता है वो लोगों के रजिस्टर लोड से काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसा क्या ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं इनके लगने के बाद भी हमें ये लोड की परेशानी होगी कि हर घर का लोड पहले रजिस्टर किया जाएगा या उसको सैंक्शन किया जाएगा कि इस घर को 1.5 kV या 5 kV या 4 kV का लोड सैंक्शनड है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये क्लॉज रहेगा, ये हट जाएगा? देखिए, स्मार्ट मीटर के बाद एक्चुअली तो कंज्यूमर को डिक्लेयर करना है, क्योंकि KPDCL या डिपार्टमेंट हम फोर्स नहीं कर सकते किसी कंज्यूमर को, नहीं जी आप इतना एग्रीमेंट कर लीजिए हमारे साथ। लेकिन स्मार्ट मीटर से क्या होगा कि एक वैलिड एक डाटा सामने आ जाएगा, वो आप लाइव देख सकते हो, हमारे डाटाबेस पर भी अवेलेबल होगा कि कितना लोड आ रहा, और एक कंज्यूमर खुद भी देख सकता है अपने मोबाइल वाली बात तो खत्म होगी, वो करीब खत्म हो गई। सो वी कैन देन पुट इन रिस्ट्रिक्शन कि आपका हमारे साथ इतना लोड है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, या देन वी हैव टू गो फॉर अ रिवीजन ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि बेस्ड ऑन द एविडेंस, जो एविडेंस है जो स्मार्ट मीटर पे वो रीडिंग आएगी, सो वी कैन गो फॉर अ रिवीजन ऑफ। मुझे लगता है स्मार्ट मीटर और LT एरियल बंच केबलिंग जब लगेंगी, आप देखेंगे अब अगले 2-1 साल में पावर सप्लाई में काफी जमीन आसमान का फर्क आएगा। यू विल सी अ मेजर इंप्रूवमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। राजपुरा अवंतीपुरा से हमें एक कॉलर कॉल कर रहे थे, हालांकि कॉल ड्रॉप हो गया था, लेकिन फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और उनसे गुजारिश है कि अपने टीवी का वॉल्यूम बंद रख के हमसे बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम ठीक छु, सेहत छु ठीक? दुआ साहब, सवाल पृष्ठो पन। शुक्र अल्लाह ताला सु रब सनो तो सेहत सलामत आस्ति थैन सेहत सलामत। आमीन। अर्ज जनाब छु अस 2021 में ट्रांसफार्मर होमुत योर। शुक्र रबस कुन चलन छु मुकनस, मगर यम जन LT पोल छि तिम छु न टोटल किहिन। अस छु मुकनस जनाब
कुलियों पे तार पकनयित बे जनाब क्या पान नो फेसबुक पे मगर करो बिजली डिपार्टमेंट अर्ज कि बिजली पोल मगर वनुक तान वन दिन कहें वन प्रोग्राम की वसादत अगर निश वोत सन यह आवाज मुतल गई आवाज वात कहन तक राजपुरा कहन आउटस्टैंडिंग टोटल गरस चीज बकाया मगर प्रॉब्लम सुबह पगह शीन प्रॉब्लम पोल फेरन प्रॉब्लम। सर शुक्रिया तुम फोन करने बापत तो सवाल। वालेकुम अस्सलाम जी। ये सही बात कहा कि खासकर ये जो हमारे देहाती इलाके हैं वहाँ पे क्योंकि जब नई कंस्ट्रक्शन होती तो ये फैलाव में आती मतलब ये काफी डिस्पर्स्ड होती है तो मतलब कोई क्योंकि जमीन उनकी कहाँ पे अवेलेबल है वहीं पे वो अपना मकान बनाते हैं तो इसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बरक्स जो अर्बन एरियाज होते हैं चाहे शहर हो वहाँ पे मकान काफी पास पास बनते हैं तो इंफ्रा की कम जरूरत पड़ती है। जैसे रूरल में आपको रोड नेटवर्क भी काफी ज्यादा बिछाना पड़ता है। सो ये हमारे ज़ाहिर गौर है ये है काफी जेन्युइन प्रॉब्लम है जो उन्होंने बताई कि कहीं कहीं पे लोग खुद वो डंडूम पे लाइन लेते हैं। सो इसमें हमने अपने प्लान में ये रखा हुआ है रिप्लेसमेंट ऑफ वुडन पोल्स एंड स्टैंडर्ड कंडक्टर तो इसमें फंडिंग हो रही है उस हिसाब से नहीं हो रही जितनी हम चाहते हैं लेकिन ये धीरे धीरे ये होगा। बाकी मैंने नोट किया राजपुरा से ये थे मैं कोशिश करूंगा कि इसको प्रायोरिटी में हम ले लें। जैसे अब जहां एक तरफ सारिफ पे अब जिम्मेदारी आएगी स्मार्ट मीटर लगने के बाद कि उसे प्रॉपर बिजली का इस्तेमाल करना है प्रॉपर अदायगी करनी है बिल की वो ज्यादा इस्तेमाल करके कम पैसे नहीं भर सकता या कम इस्तेमाल करके ज्यादा पैसे उसे नहीं भरने होंगे तो ये एक सारिफ पर जिम्मेदारी आ गई। डिपार्टमेंट पर स्मार्ट मीटर लगने के बाद क्या जिम्मेदारी आ रही है? देखिए हमारा जो इरादा जैसे हमारा कोई फीडर जिसमें LTAB और स्मार्ट मीटर 100% हो जाएगा हम चाहे सर्दियां ही क्यों ना हो विल बी फर्निशिंग 24/7 पावर सप्लाई टू दैट एरिया। सो ये सार्फिन के लिए मुझे लगता है काफी एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव है और हमारी तरफ से इनिशिएटिव है जिस मुझे लगता है कंज्यूमर्स को ये वेलकम करना चाहिए क्योंकि जिस भी एरिया में फीडर में हमारी 100% LTAB और 100% स्मार्ट मीटरिंग हो जाएगी सो विल गिव 24/7 थ्रू आउट द ईयर। अब जब सर्दियां यहाँ होती है जब बर्फ यहाँ फीट्स में गिरती है इंचेस में नहीं फीट्स में गिरती है तो सारा सिस्टम चौपट हो जाता है। क्या उस टाइम पर हम हमारी बिजली का सिस्टम जिंदा रख पाएंगे या वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? अगर आपने नोटिस किया होगा पिछले 2 साल में अच्छी खासी बर्फबारी हुई लेकिन मुझे लगता है ये मीडिया ने भी और अवाम ने मुझे लगता है ये इस चीज़ का एतराफ़ किया कि पहले वक्त के मुकाबले में जो बिजली की पोजीशन है काफ़ी बेहतर रही। जो डिस्ट्रप्शन बर्फबारी की वजह से उतनी ज़्यादा नहीं हुई में भी बर्फबारी हुई और कुछ घंटों के लिए लाइट चली गई लेकिन शाम से पहले पहले बिजली की रेस्ट्रेशन हुई। मुझे लगता है ये ऑनरेबल LG साहब ने भी इसका कई बार एतराफ़ किया कि पहली बार लोगों ने बोला कि बर्फबारी भी हो रही थी और बिजली भी चल रही थी। तो हमारा अहद रहेगा कि इस बार भी और आगे भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इंस्पाइट ऑफ जो अगर बर्फबारी होती या कुछ होता है हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो सार्फिन और आवाम को है बिजली की अच्छी सप्लाई मिले इंशाल्लाह। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आइए बात करते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारुफ करने पर मैं बशीर अहमद बशीर साहब सवाल पूछो। वो इंजीनियर साहबन कि मीटर अगर तुम सवाल अगर मीटर खराब गए यह खा सार्फिन कि यह खा डिपार्टमेंट मगर वन यह खा डिपार्टमेंट कि यह खा सार्फिन मे वन तो अकस मीटर से नबर कन लगित या टेक्निकली कि मे 1 किलो वाट एग्रीमेंट या कर 3 किलो वाट इस्तेमाल तो मीटर खोट तो यह कर मे गलती कि डिपार्टमेंट की मीटर बड़ मनो तो ये कुल शेंगित नंदर पोल वन तम शेंगित सह डैमेज कर तो यह दपस यह कर बार पे मे एक्सप्लेन कि यह वोनमु क्या तह जवाब क्या वोनमु तह सार्फिन गलती तो हुमिस गलती डिपार्टमेंट गलती अच्छा मीटर के कोई गो खराब क्या गो खराब आयो शरानी दिमाग की
तुम सर शुक्रिया कॉल करने बाबत उस सवाल पृछू तमुक जवाब बूझू तुम चीफ सर्विस निश जब साहब एक अच्छा सवाल बिल्कुल कि मीटर बाहर लगा हुआ है, खंबे पर है या हमारे जो ट्रांसफार्मर छोटे दिए गए हैं उनके साथ में लगाए गए हैं, वहां पर मीटर खराब होता है तो उसमें कैसे आप बताएंगे कि ये सारिफ की वजह से खराब हुआ या ये डिपार्टमेंट की वजह से खराब हुआ? मैं सीधी सी बात कहूंगा, एक कंज्यूमर का हमारे साथ एग्रीमेंट है जी, अगर 2 किलोवाट का है, सो 2 किलोवाट का हमें, मैंने बोला स्मार्ट मीटर है, ये लाइव हमेशा हमें अपना डाटा देता रहेगा। अगर एक सारे बियॉन्ड दिस एग्रीमेंट जाता है, बियॉन्ड दिस एग्रीमेंट चलिए अगर वो 10%, 20%, 30%, 50% जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये इसका लोड बियॉन्ड द कैपेसिटी, जो रेटेड कैपेसिटी एक मीटर की है, उसके अलावा चला जाता है, तो जाहिर सी बात है ये मीटर डैमेज हो सकता है, जल सकता है। तो उस केस में क्योंकि सारा डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है, सो दैट उसका मतलब है कि जो उसमें जो गलती है वो एक कंज्यूमर की है, तो उस केस में जो इसका जो मीटर का कॉस्ट है वो एक कंज्यूमर को बेयर करना पड़ेगा। नहीं तो अगर नॉर्मल किसी वजह से कंप्यूटर खराब हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, इसमें कम्युनिकेशन फेलियर है, वो एक कंज्यूमर की गलती नहीं है। अगर ये मीटर में सारिफ ने 2 किलोवाट की जगह 4 किलोवाट जी यूज किया बिजली एंड ही इज रेडी टू पे फॉर दैट, तो मीटर खराब क्यों होगा? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, हर एक मीटर की एक कैपेसिटी भी है। फॉर एग्जांपल ये 60 एम्पियर के मीटर है जी, अगर वो इतना लोड डालता 2 किलोवाट का आपका बन जाता, फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर बनता है जी, सो 10 एम्पियर की जगह ये 20 एम्पियर लोड चला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्परेज, या 30 एम्पियर डला सकते हैं ये। लेकिन उसके बाद जो 60 एम्पियर से ज्यादा अगर चलते हैं, दैट मीन्स ये अपने रजिस्टर्ड लोड से कई गुना लोड चला रहे हैं, तो उसकी वजह से एक मीटर डैमेज हो सकता है। सो उस सिनेरियो में इन पे जिम्मेदारी आयद होती है, और उस केस में जो कॉस्ट ऑफ मीटर है वो इनको बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक टैरिफ में एक डिफाइंड है 10 किलोवाट तक का एक सिंगल फेज कनेक्शन होता है। अगर उनको इनसे बियॉन्ड जो अगर लोड इस्तेमाल करना है तो इनको 3 फेज कनेक्शन लेना है, तो उस केस में एक 3 फेज मीटर लगेगा। सो इनको भी दे आर बाउंड बाय जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट है, उस पर इन पे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, क्योंकि जो इनका लोड का यूजेज है वो एग्रीमेंटेड लोड के विद इन होना चाहिए। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, जैसे हम देखते हैं घरों में हमारे एमसीबीज लगे रहते हैं, जब भी कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है तो एमसीबी गिर जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मीटर जलने से पहले कोई ऐसा स्विच हो जो मीटर को ऑफ कर दे, बिजली कट जाए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात, उसी में आने वाला था। देयर इज एन इनबिल्ड डिवाइस इस मीटर में है, वो अगर ये बियॉन्ड अ सर्टेन कैपेसिटी बढ़ जाएगा वो ऑटो ऑफ हो जाएगा, और कुछ देर के बाद, मान लीजिए 5 मिनट के बाद ये फिर से स्विच ऑन हो जाएगा, फिर से लोड चेक करेगा। अगर इतनी देर में जो एक सारिफ है उसने अपना लोड कम किया तो ठीक चलेगा, अगर उन्होंने फिर से ये कंटिन्यू रखा, ओवरलोडिंग रखी, ये फिर से ट्रिप हो जाएगा। सो 2 या 3 बार ये ऑप्शंस दे देगा, और अगर मुसलसल ये लोड इस्तेमाल अपने इस एग्रीमेंटेड लोड से या मीटर कैपेसिटी से ज्यादा जाता है तो ये फिर ऑटो शट ऑफ में चला जाएगा। उसके बाद इस सारिफ को अपने सब डिवीजन को कांटेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन ही हैव टू एक्सप्लेन कि मैं इतना ज्यादा लोड इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, देन ही विल हैव टू गो फॉर अ रिवीजन ऑफ एग्रीमेंट। इनको जो अपना हमारा रजिस्टर्ड लोड है डिपार्टमेंट के साथ, उसका रिवीजन करना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे मे बी उसमें इनको 3 फेज कनेक्शन लेना पड़ेगा और एक 3 फेज मीटर लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर एक मसला ये बिजली का हो गया, ऑटो ऑफ में चला गया मीटर, और उसके बाद सारिफ पहुंचा सब डिवीजन, उसके बाद ये प्रोसेस जो है इसमें कितने दिन लग जाएंगे उसकी बिजली रिस्टोर होने में? नॉर्मली तो कोई नहीं, एक आधे दिन में हो जाना चाहिए, तो इतना तो मतलब तवील हम नहीं है, वी डोंट काफी हम इसमें ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स में नहीं पढ़ते हैं, वी ट्राई टू फैसिलिटेट द कंज्यूमर एज फार एज पॉसिबल, बस इनके आने की देर है। और इसमें आजकल इनका ऑनलाइन फैसिलिटीज भी, हम जो भी जो फैसिलिटी है, चाहे नया कनेक्शन हो या रिवीजन ऑफ एग्रीमेंट हो, उसमें ऑनलाइन भी ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, तो इनफैक्ट मेरा दरखास्त होगा सार्फिन के से ज्यादा वो ऑनलाइन फैसिलिटी को अवेल कर ले, ताकि हम बेहतर इनको सर्विस प्रोवाइड कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा सारिफ को जानना पड़ेगा इन मीटर्स के बारे में और अपने हकूक के बारे में, और साथ ही साथ जो फैसिलिटीज डिपार्टमेंट ने रखी हैं उनके बारे में भी जानना पड़ेगा। और हम सब लोग जानते हैं कि कोविड अभी भी खत्म नहीं हुआ, और यहाँ सर्दियां जो ही शुरू हो जाएंगी तो सर्दियां शुरू होते ही लोग छोटी मोटी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, और साथ साथ कोविड भी है तो उसका भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जितना आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ही अपनी चीजें कर पाएं तो घर बैठे ही करें। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ है, ये कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहां से बोल रहे हैं?
कतस पे सफा कर पे नाव वन पन रतु साहब सवाल पृछो सवाल पृछो जनाब सवाल मीटर लागे मगर ये ज्यादा गरीब तबके कस भी रोटे हाथ दूर दुहस यम कत बदल यम क्या कर बिजली घर वात आज अत पे गो सही गौर कर गरीब क्या कर अगर मीटर रतु साहब सड़ा शुक्रिया तुम कॉल करने बापत तो पुरुष सवाल जवाब बुजुर्ग चीफ साहब से। देखिए एक बार फिर से बात वहीं आ गई कि गरीब तबका है, कुछ 100 रुपए दिन का कमाता है तो कैसे करेगा। तो क्या इसमें कोई डिपार्टमेंट ने कोई रास्ता रखा? ये डिपार्टमेंट को देखिए, जो बिजली है ये इसको खरीदना पड़ता है। ये अलग अलग जनरेटिंग कंपनीज है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, जहां से जे&के खरीदता है। इवन जो हमारी अपनी यहाँ पे जो जनरेटिंग कंपनी है जो पीडीसी है, चाहे लोअर जालिम हो चाहे अपर सिंध हो, जो वहां पे बिजली जनरेट होती है हमें वो भी खरीदनी पड़ती है। अगर मैं आपको बोलूं कि जम्मू कश्मीर में साल भर में करीब 6 से 7 हजार करोड़ की बिजली खरीदी जाती है। इसके एवज में जो रेवेन्यू जो पूरी रियासत में मतलब यूटी में 3 से 3.5 करोड़ रेवेन्यू आता है, यानी कि डेफिसिट एक गैप है 2.5 से 3 हजार करोड़ का सालाना का गैप है। ये एक बहुत बड़ा गैप है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि पीछे ही सरकार को 14,000 करोड़ का एक लोन देना पड़ा ताकि जो हमारे आउटस्टैंडिंग्स थे डिफरेंट जनरेटिंग कंपनीज के उनकी अदायगी हो सके। सो हमें कभी तो इकोनॉमिकली कमर्शियली वायबल होगा ताकि हम आवाम को बेहतर सप्लाई दे पाएंगे, क्योंकि आखिरकार जो ये बोझ है ये तो आवाम पे ही पड़ता है। जो बिजली का जो खसारा है, आप देखिए 3,000 करोड़ से जम्मू कश्मीर में कितना काम हो सकता है, डेवलपमेंट वर्क्स कितनी हो सकती हैं, बेटर हेल्थ इंफ्रा हो सकता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेहतर हो सकते हैं, या रोड नेटवर्क बेटर हो सकता है, या जो हमारे नौजवान हैं जिनको नौकरियों की तलाश में है, मे बी वी कैन गिव देम बेटर अपॉर्चुनिटीज, चाहे नौकरी दे सकें या मे बी उनको लोन्स दे पाएंगे। सो ये सारा जो ये खसारा शायद ये हमें नीचे खींच रहा है। सो इसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एज वेल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस एज वेल, ताकि जो ये सिचुएशन है इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि हमें बिजली खरीदनी पड़ती है, कुछ कंपनीज हैं जैसे आपने एचपीसी की बात की या एनपीसी की बात की, वहां से हम खरीदते हैं, समझ आता है। उसके बाद जो हमारी अपनी यहाँ बिजली बनती है वो भी हमें खरीदनी पड़ती है। इसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे क्यों होता है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, तारुफ कराइए अपना। गुलाम मोहम्मद साहब कनपुर पे सवाल पूछियो। पोल खतर लगे पोल लगे केबल लगे मगर दूसरे घर तो पोल लगे वजह पता क्या ऑर्डर है बड़गाम पर ऑर्डर है इसलिए पता क्या दिल। चलो सठा से शुक्रिया तुहद कॉल करने बापत। कनीपुरा पे करू तो फोन तो पुरसु सवाल तुहद सवाल वो चीफ सबस है। कनीपुरा में ये इशू इनका भी वही है जो काफी सारे ये शायद वहां पे हमारी कुछ सेंटर्स पर पीएमडीपी चल रही है, उसका जिक्र कर रहे हैं, उसके तहत पोल और केबल लग रहे हैं जी। तो ये शायद कुछ घर होंगे जो अभी वो कवर नहीं हुए हैं। सो ये भी हो जाएंगे। तो ये तो अभी स्कीम अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, दिसंबर तक चलेगी जी। तो ये मैं देख लूंगा, ये करवा देंगे, ये हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे कि बिजली खरीदनी पड़ती है जी। क्या हम हमारे यहाँ बिजली खुद नहीं बना सकते? जो हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में अगर हमारे पास पोटेंशियल है तो क्या वजह है कि हमें हमारी ही बिजली खरीदनी पड़ रही है? इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, बिजली तो देखिए, बिजली बनाने के लिए पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और जो हाइड्रो जो स्टेशंस हैं इसमें काफी पैसा लगता है। तो जाहिर सी बात है जो पैसा वो रिकवर करने के लिए देयर इज अ कॉस्ट टू इट। एक तो ये है कि आपका वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट है ये प्रोजेक्ट सेटअप करने में, देन देयर आर ऑपरेशनल कॉस्ट, जो आपका वहां पे स्टाफ लगता है, उनकी सैलरीज हैं, देन जो आपको उसको
जो पावर हाउस को, पावर स्टेशन का जो अपकीप है उसमें खर्चा है। तो एक बाज़ाब्ता एक तरीका है कि जब भी एक पावर स्टेशन बनता है उसका एक टैरिफ बनता है, वो जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है वो डिटरमिन करता है। वो कोई कहीं ये मुल्क में कहीं भी जो पावर स्टेशन है, चाहे वो हाइड्रो हो या थर्मल हो या सोलर हो या और भी कोई हो, तो उसका एक टैरिफ डिटरमिन होता है। उसी टैरिफ के हिसाब से इनकी बिजली की जो रेट होता है वो डिटरमिन होता है और वो खरीदनी पड़ती है। हमारा जो अपनी रियासत का जो पीडीसी है, उनके भी जो जनरेटिंग स्टेशन हो, चाहे बगलियार हो, चाहे लोअर जालिम हो, चाहे अपर सिंध हो, इनका भी टैरिफ डिटरमिन्ड है और उस हिसाब से हमें इनकी पेमेंट करनी पड़ती है। दैट मींस कुल मिला के बात यह है कि बिजली हमें चाहे ऐसे या वैसे खरीद कर ही लोगों तक पहुंचानी है। जी बिल्कुल। लेकिन जो 3000 करोड़ का एक डेफिसिट है बीच का, क्या वो 3000 करोड़ का डेफिसिट बचाने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास? नहीं, देखिए ये तो पैसा तो कहीं ना कहीं से आना है, तो कंज्यूमर को ये पे करना है। ये कोई भी सर्विस है, आप एलपीजी देखिए कि कुछ साल पहले शायद 250 रुपए का सिलेंडर होता है, आज के चलते हुए 1200 रुपए शायद है। इसी तरह से जो आपके पेट्रोल और डीजल के भाव कुछ साल पहले काफी सब्सिडाइज था, अब जो मार्केट रेट होती है इंटरनेशनल मार्केट में, उस हिसाब से रेट फ्लक्चुएट करता है। सो इट इज अ कमोडिटी और सरकार हमेशा इन चीजों को सब्सिडाइज नहीं कर पाएगा। क्योंकि फिर जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कोशिश की मैंने वो समझाने की कि अल्टीमेटली जो पैसा जो एक वाइटल सेक्टर में लगना चाहिए वो सारा सब्सिडी में चला जाता है। हाँ, सरकार पे ये चीजें आयद होती हैं कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हो उनको एक मदद करने की जरूरत होती है, वो करते आ रहे हैं। जैसे आपको पता है बीपीएल और एआईवाई में जैसे जो फूड ग्रेन्स है, जो एक एसेंशियल कमोडिटी है, वो सस्ते दामों पर मिलती है। इसी तरह जो बिजली के जो लोअर स्लैब्स हैं उसमें भी रेट काफी कम होते हैं। और मैं जम्मू कश्मीर में अगर मैं कहूँगा तो जो पूरे मुल्क भर में जो बिजली के दाम है शायद सबसे कम रेट हमारे यहाँ पे है। उस हिसाब से भी जो बिजली यहाँ पे काफ़ी सस्ती है। अगर आप दिल्ली में देख लें या मुंबई में देख लें या बाकी रियासतों में देखें, इससे कम दुगना तुगना रेट्स हैं जो बिजली के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ये कॉल ले लेते हैं। हेलो, आदाब। आदाब, मैं एम के भट्ट बोल रहा हूँ। मैं सुन रहा था सर, आपने लास्ट में यही क्वेश्चन में करना चाहता था, मैं यही सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो एट पार आप स्मार्ट मीटर्स लगने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। बिजली की किल्लत इस श्रीनगर में सर्दियों में होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ तो पीपल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू यूज दिस इलेक्ट्रिसिटी। तो भी ये इस वक्त गवर्नमेंट कर रहा है, बड़ा इलेक्ट्रिसिटी रहती है, बहुत अच्छा है। कि सर्दियों में मैं जब छोटा था तो हमें दिन 4 दिन भरपूर बिजली नहीं मिलती थी, मगर फिर भी पढ़ने में दिक्कत होती है इन दिनों। मगर आजकल वही डेवलपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी में, मगर ये तो क्लमर रियलाइजेशन करना चाहिए पीपल को भी है। वो बोलते हैं वो अगर मिस यूज कर रहा है एक घर, फिर पीछे से 10 करते हैं, मोहल्ले करते, सब बोलते बिजली दे देते। आप खुद रियलाइज करो, अगर वो बंद करेगा गीजर, वो करेगा, ये हम पीपल को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पीपल आर नॉट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ इंजीनियर साहब से, जो बिलो द लेवल ऑफ AAY है, BPL है, वो बेचारे जो लोएस्ट वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं ज्यादा, उनको एट पार नहीं करना। दे आर बिग हाउस, दे हैव गीजर, दे हैव एवरीथिंग, दे आर यूजिंग दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बट जो BPL बेचारे को वो भी इसी में सफर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात है, अगर कोई पेइंग गेस्ट होता है, स्टूडेंट्स पढ़ते एक दूसरे के स्टेट में जाते हैं, उन बेचारों को पेइंग गेस्ट या रेंट्स को पड़ता, तो उनके लिए क्या सोचा आपने? जो मकान मालिक वो उनको जबरदस्ती करते हैं कि आपको पे करना है, उन बेचारों को मुश्किल हो, उनके लिए क्या सोचा? जो रेंट पर रहते हैं या पेइंग गेस्ट होते हैं, उनको बड़ा मुश्किल है। तो वो बेचारों को जबरदस्ती वो मकान मालिक को कहते, यू आर पेइंग फॉर व्हाट? फॉर दोज रेंटी यू हैव थॉट कि वो उनसे डिमांड करते हैं हमारा इतना चढ़ गया, तो चढ़ता बेचारा कुछ नहीं, वो उससे डिमांड और फिर वो बेचारा तंग होता है। तो उसके लिए भी आपने यू हैव टू थिंक अबाउट स्मार्ट मीटर्स। देयर शुड बी वेरी एलजी साहब ने किया है, बट देयर शुड बी थॉट प्रोसेस शुड बी इन द डिपार्टमेंट वेरी डीप। हाँ, इस पर मुनसर है, पानी भी सारा आजकल चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आ गए, ऑटो, एवरीथिंग इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रिसिटी, लाइफ इज ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बट
who are on the authority level, they should think about it in a deep way. बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने, भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने जिस तरफ इशारा किया, आपने वही बात फिर से आ गई कि बीपीएल ए या उससे नीचे की कैटेगरी में कुछ लोग हैं और उनका थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैंने कहा कि वो सरकार के पास एक ऑप्शन रहता है जी कि वो देखिए जैसे सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, बेशतर सार्फिन अपने बिल रेगुलरली पे कर क्या 3000 करोड़ जैसे वो सुकड़ता जाएगा, सो सरकार भी मुझे लगता है इस पोजीशन में होगी कि वो जो ये सेगमेंट है सोसाइटी का उनका कुछ खास सोच पाएंगे उसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। सिनेरियो क्या है अभी, सर्दियां शुरू हो गई हैं, हमारी बिजली की हालत क्या है अभी? अगर आप देखेंगे कुछ 3-4 साल पीक करीब 1200 मेगावाट फराहम करते थे जी। पिछले साल इसमें हमने 150 फराहम किए, तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा एक इम्प्रूवमेंट हुआ जी। और वो आवाम ने भी देखा है, मीडिया ने भी वो नोटिस किया कि जो बिजली के कटौती के औकात हैं उसमें काफी कमी आई, खासकर जो हमारे देहाती इलाके हैं जैसे पुलवामा बेल्ट था या जो शुमाली कश्मीर के कुछ इलाके थे जहाँ पे कटौती ज्यादा होती थी, वहाँ पे हमने नया इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया, जैसे लासीपुरा ग्रिड हमारा आ गया या दिलना जो में एक ग्रिड है वहाँ की ऑगमेंटेशन हुई। इसी तरह से हमारे साउथ कश्मीर मीर बाजार ग्रिड की ग्रिड लेवल पे काफ़ी कैपेसिटी एडिशंस हुई। इस वजह से जो कटौती के औकात है उसमें काफ़ी कमी आई। इस साल भी हमने जो ट्रांसमिशन लेवल पे भी कुछ एडिशंस हुई हैं, कई ट्रांसफॉर्मर्स नए लगे हैं और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ पे भी हमने सब ट्रांसमिशन में काफ़ी नए रिसीविंग स्टेशन बनाए हैं। जो पुराने स्टेशन है उसमें कैपेसिटी एडिशंस हुई हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हमने पिछले कई सालों में 8000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और ऐड किए हैं सिस्टम में। उस वजह से जो बिजली की सूरत हाल से है पहले से बेहतर है, कटौती के औकात कम हुए हैं और इसमें ग्रेजुअली आप देखेंगे काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। और जैसे जैसे हम LTAB और जो स्मार्ट मीटरिंग आ जाएगी, आप देखेंगे कि इसमें मजीद बेहतरी आ जाएगी। चलिए, हमें उम्मीद है कि बेहतरी आए और लोगों को राहत पहुंचे। एक स्कीम का आपने जिक्र किया था RDDS जी, RDSS है ये स्कीम क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमारे देखने देखिए पिछले कई सालों से हमारी कुछ स्कीम चल रही थी, जैसे RAPDRP चल रहा था, IPDS चल रहा था या DDUGY चल रहा था। RAPDRP और IPDS ये अर्बन एरियाज के लिए थी और दीन दयाल वाली जो DDUGY स्कीम थी ये रूरल एरियाज के लिए थी। तो ये स्कीम सारी अब क्लोज हो गई हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि नहीं, अभी भी जो पावर सेक्टर है अभी इसमें कुछ और मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो अब इन्होंने रिस्ट्रक्चर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम लाई है। सो बेसिकली एम वही है जो मैंने कहा, जो मुल्क भर में जो पावर सेक्टर है इसमें अभी कमर्शियल वायबिलिटी उस लेवल तक नहीं है जितनी होनी चाहिए। जितनी बिजली की परचेज होती है उतने उसमें जो वसूलियात भी है उतनी नहीं है। सो देयर इज अ गैप इज एक्टिंग, मतलब एक किस्म के मतलब गवर्नमेंट को इंटरवीन बार बार करना पड़ता है। तो इसी सिलसिले में ये RDSS स्कीम आई है। ये बेसिकली एक रिफॉर्म ओरिएंटेड स्कीम है। इसमें इंफ्रा भी लगेगा और जैसे मैंने पहले भी हमने जिक्र किया कि LTAB भी काफी लगेगी और स्मार्ट मीटर भी लगेंगे। सो जो स्मार्ट मीटर का जो गैप है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अभी 6 लाख मीटर के हमें और लगने हैं, जो हमारे अभी 56,000 लगे हैं या 3 लाख और लगने हैं। उसके बाद भी एक 6-6.5 लाख मीटर्स का एक गैप रहेगा, वो भी इस स्कीम के तहत लगेंगे। सो आप देखेंगे आने वाले 3 सालों में एक इंफ्रा में भी इम्प्रूवमेंट होगी। LT एरियल बंच केबलिंग लगेगी, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की कमी है, जो आवाम से काफ़ी आती हैं, दरखास्तें आती हैं कि हमें जी ट्रांसफार्मर नहीं है, वो भी लगेंगे। और स्मार्ट मीटर्स पूरी वादी भर में लगेंगे। इनफैक्ट ये मुल्क भर की स्कीम है, तो हर जगह ये इम्प्लीमेंट होगी। तो अगले 3 साल में आप देखेंगे इसकी वजह से जो बिजली का निज़ाम है और बिजली की जो सप्लाई है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जो आज का आखिरी कॉल होगा। आइए लेते हैं कॉल। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, तारुफ कराइए अपना। मेरा सवाल ये है कि हमें जब बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है या उसका कोई कभी उस पर तेल डालना होता है, कोई चीज डालनी होती है उसमें, तो बिजली डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो हमसे पैसे मांगते हैं उस वक्त कि भाई इसकी बुस्टार्ट खराब हो गई है, इसमें ऑयल डालना है या कोई चीज।
तो ये डिपार्टमेंट कहाँ होता है फिर उस वक्त? एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब हमें AMI कार्ड है तो इस पे जो आम नॉर्मल लोग हैं उनको और हमको एक ही चार्ज लगेगा, फीस एक ही लगेगा या कुछ फर्क इसमें होता है? बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी दो सवाल थे इनके। एक तो दूसरा सवाल तो वही है जो सब लोग पूछते आए हैं। नहीं देखिए, BPL और AOY बेसिकली राशन के लिए है जी, वो बिजली के लिए नहीं है जी। सो दूसरा जो इन्होंने कहा कभी ट्रांसफार्मर में कोई खराबी हो जाती है, उसमें मैं इनसे आवाम से सार्फिन से दरख्वास्त करूंगा कि आप इसमें बिल्कुल जो पैसे वगैरह जमा करते हैं वो ना करें। डिपार्टमेंट को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और LG साहब ने भी, हमने पिछले 2 साल से हमें इंस्ट्रक्शंस आए कि अर्बन एरियाज में हम 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफार्मर का रिप्लेसमेंट कोशिश करते हैं और जो देहाती वाले रूरल एरियाज में उसमें 48 घंटे के अंदर अंदर है। इस सिलसिले में हमारे ट्रांसफार्मर्स में अच्छा खासा बफर है जो हम ये नहीं हम इंतजार करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर डैमेज होकर आ गया उसको रिपेयर करके वापस भेजेंगे। हमारे पास स्पेयर ट्रांसफार्मर्स रहते हैं जिसको हम बफर कहते हैं, वो हमारे पास तैयार रहते हैं। सो हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द वो ट्रांसफार्मर की रिप्लेसमेंट हो। लेकिन मैं उसी चलते हुए लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि ये जो बिजली का यूजेज है उस पर कंट्रोल करें। जो उनका रजिस्टर लोड है डिपार्टमेंट के साथ उसी के मुताबिक बिजली इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है ओवरलोडिंग की वजह से, जो कि अवाम या कुछ सार्फिन अपने रजिस्टर्ड लोड से कई गुना जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसी वजह से ये एक्चुअली ये ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ सार्फिन से हमारी भी ये दरख्वास्त रहेगी कि आप बिजली का इस्तेमाल वहीं करें जहां जरूरत है। जिस कमरे में आप बैठे हैं वहीं बिजली ऑन करें, जहां पर आप नहीं बैठे हैं वहां बिजली ऑन छोड़ के रखने का कोई मतलब नहीं बनता। पहली बात। दूसरी बात, आजकल हम देखते हैं हर घर में अब LEDs का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो बहुत बिजली कम इस्तेमाल होती है उन LED से, तो LEDs का इस्तेमाल करें। पानी गर्म करने के लिए आधा घंटा बहुत होता है, क्योंकि अब वोल्टेज बहुत ठीक रहती है, तो आधे घंटे में आपका गीजर गर्म हो जाता है। आपने गीजर गर्म कर लिया, पानी इस्तेमाल कर लिया, गीजर ऑफ कर दीजिए ताकि बाकी सार्फिन को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आखिर पर चलते चलते बस इतना जानना चाहूंगा, दिल्ली जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी, हमने सुना है कि वहां भी कुछ इलाकों में बिजली मुफ्त फराहम की जाती है गरीब तबके को, क्या यह हकीकत है? देखिए, मैंने जो इसके बारे में पहले भी बात की थी कि जैसे जैसे यहाँ पे जो बिजली फीस की वसूलियाबी में बेहतरी होगी और जो गैप मैंने कहा 3000 करोड़ का है, इसमें कमी आएगी, तो सरकार शायद उस बारे में सोच सकती है कि जो काफी गरीब तबके हैं उनको सब्सिडाइज बिजली मिल सकती है। कोई मैसेज देखने वालों के लिए आपकी तरफ से? मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो इनका सार्फिन का जो रजिस्टर लोड है उसी के मुताबिक अपने बिजली का इस्तेमाल कर लें, और जो क्रूड गैजेट्स हैं, जो हीटर्स हैं, बॉयलर्स हैं, उसका इस्तेमाल ना कर लें। जो प्रॉपर जो इम्प्लीमेंट्स हैं, गीजर्स हैं वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल कर लें। और जो खाना पकाने के लिए मेरी गुजारिश रहेगी कि हीटर्स का इस्तेमाल ना कर लें। LPG गैस है वो खाना पकाने के लिए उसका इस्तेमाल कर लें। अगर ये वो डिपार्टमेंट के साथ KPDCL के साथ ताउन करेंगे तो मुझे लगता है हम काफी बेहतर बिजली सप्लाई दे पाएंगे, खासकर आने वाली सर्दियों में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद यूसुफ डार साहब, आज यहाँ आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए और ये सारी कारामद बातें हमारे देखने वालों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे जावेद यूसुफ डार साहब, चीफ इंजीनियर KPDCL, जिनसे आज हमने बात की। लेकिन चलते चलते आप सबसे गुजारिश बस इतनी सी रहेगी कि कोशिश करें कि जहां पर बिजली जरूरत है वहीं इस्तेमाल करें। कश्मीर ठंडा इलाका है, यह हम सब लोग जानते हैं। यहां कांगड़ियों का इस्तेमाल होता था, आज भी होता है, और कांगड़ियों का इस्तेमाल होने में कोई दिक्कत नहीं है, कांगड़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रूड गैजेट्स इस्तेमाल करने से बेहतर है घर पर बिजली अगर आ रही है, बिजली आए और आप कांगड़ी से अपने आप को गर्म, जो गर्माहट आपको चाहिए वो कांगड़ी से लें, वो बेहतर है बनस्बत कि आप कोई क्रूड गैजेट यूज करें और बिजली पूरे इलाके की चली जाए। इस बारे में थोड़ा सा सोचिएगा। इसके अलावा हमारे घरों में हॉट वाटर बॉटल्स भी होती हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल टुगेदर कहने का मकसद बस इतना सा है कि एक सारिफ पर भी जिम्मेदारी है। अगर वो सही तरीके से बिजली का इस्तेमाल करेगा तो डिपार्टमेंट मजबूर है उसे 24/7 बिजली देने के लिए। हमें उम्मीद है आज का ये शुमारा हेलो डीडी का आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अगले शुमारे में आपसे होगी मुलाकात, एक और मौजू पे बात करेंगे, एक और मेहमान से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज। चलते चलते बस इतना याद रखिएगा कि बिजली का इस्तेमाल सही कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।